सेकंड वाला जो क्वेश्चन है आपका, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने गुड्स परचेज करे हैं, चाहे अब आप उसकी पेमेंट लेटर ऑन करो या फिर अभी कर दो, लेकिन आपने कोई चीज खरीद ली है। देखो, ट्रांजैक्शन का मतलब यही नहीं होता कि जब तक पैसे आएंगे या जाएंगे नहीं हम उसको ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे। उसकी वजह से अगर आपके बैंक या कैश में कोई भी चेंजेस भी आ रहा है, ऊपर नीचे होता है अगर बैलेंस आपका, तो वो आपके लिए ट्रांजैक्शन ही माना जाएगा, क्योंकि मनी वैल्यू को इफेक्ट भी कर रहा है। सिर्फ कैलकुलेट होना ही ट्रांजैक्शन का काम नहीं है, अगर मॉनेटरी वैल्यू भी इफेक्ट हो रही है तो भी वो ट्रांजैक्शन ही होगी। अगर क्रेडिट का मतलब होता है उधारी पे बेचना या खरीदना, ठीक है, तो आपने गुड्स परचेज किए उधारी पे, तो जिसने इसको इवेंट बताया है, ये इसलिए इवेंट नहीं है क्योंकि आपने गुड्स ले लिए हैं, आपने सामान खरीद लिया, बस पेमेंट आप बाद में करोगे तो आपके लिए ट्रांजैक्शन है। क्योंकि आज नहीं कर रहे हो कोई इशू नहीं, लेकिन आगे जाके तो करोगे ही ना। तो इसके लिए आपकी ऑलरेडी क्या बन गया, एक कर्ज आ गया आपके पास कि आपको पेमेंट देनी ही देनी है। और कर्ज हो या कोई भी लोन हो, किसी भी तरीके की लाइबिलिटी जब भी आती है जब आप लोग किसी भी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होते हो। देन सेंड प्राइस लिस्ट टू कस्टमर्स। आपने जो है कस्टमर को प्राइस लिस्ट दी है कि कौन सा आइटम कितने का होगा। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट दिया है आपने, और वो डॉक्यूमेंट या प्राइस लिस्ट आप मनी वैल्यू में कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हो, और ना ही उसकी वजह से आपकी कोई मनी वैल्यू इफेक्ट होगी। तो सिंपल इवेंट है ये। रिसीव अ सेल ऑर्डर फ्रॉम अ कस्टमर ऑफ ₹70,000। तो कल ही हम लोगों ने किया था कि अगर आप कोई ऑर्डर रिसीव कर रहे हो, आप उसको तब तक ट्रांजैक्शन नहीं कंसिडर करते हो जब तक क्या है कि आपने वो चीज रिसीव ना कर लियो। अभी सिर्फ आपको ऑर्डर मिला है, जब आप उस चीज को उसको ऑर्डर पहुंचा दोगे तब वो ट्रांजैक्शन बनेगा, अभी एक सिंपल इवेंट है। देन सप्लाइड गुड्स टू कस्टमर एज पर ऑर्डर। अब आपने क्या करा है, गुड्स सप्लाई किए। देखो, जब आप सेल्स ऑर्डर और परचेज ऑर्डर की बात करते हैं तो सिंपल अभी तो ये लग रहा है कि हमें ऑर्डर मिला, हमने सामान दे दिया, लेकिन सेल्स ऑर्डर और परचेज ऑर्डर की एक प्रॉपर साइकिल होती है कि क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है। सबसे पहला आपका होता है, आपको ऑर्डर रिसीव होता है। दूसरी चीज, फिर आप जिसे ऑर्डर रिसीव मिला है वो कंफर्मेशन देता है कि आपने जो जो सामान मांगा है वो सामान मेरे पास है या नहीं। थर्ड, अगर मेरे पास जितना भी सामान जो उन्होंने मांगा वो है या जो भी कम है उसके अलावा जितना है मैं वो सारा का सारा डिलीवर कर दूंगी। डिलीवर करने के बाद जिसको डिलीवर कर रही हूँ, अगर वो उसके लिए एक्सेप्ट करता है कि जितने भी गुड्स उसने लिए वो सारे ठीक है, मैं इन्हें परचेज करने के लिए एग्रीड हूँ, तब वो आपके लिए परचेज कंसिडर की जाएगी। अगर आपने गुड्स डिलीवर कर दिया बट फॉर एग्जाम्पल वो गुड्स बाय डिफॉल्ट कोई डिफेक्टिव निकले या उसको वो गुड्स वो नहीं चाहिए थे जो आपने दिए, उसे कुछ और चाहिए था, तो वो रिटर्न कर देगा। तो अभी ट्रांजैक्शन टिल आपने अगर डिलीवर भी कर दिया तब तक भी उसको कंसिडर नहीं माना जाएगा जब तक जो रिसीव कर रहा है उसको वो कंफर्मेशन नहीं दे देगा। जब कंफर्मेशन हो जाएगी तब आप परचेज या सेल मानते हो और फिर आप पेमेंट करते हो। समझ गए सभी परचेज और सेल्स ऑर्डर की क्या साइकिल होती है? यस मैम। तो इसी केस में इसी की वजह से आपके पास ये होता है कि अभी आपने, क्योंकि यहाँ पे क्या किया, आपने ऑर्डर रिसीव करा लेकिन आपने अभी सिर्फ गुड्स सप्लाई की है एज पर ऑर्डर, आपने पेमेंट रिसीव नहीं करी है एज पर ऑर्डर और ना ही अभी कंफर्मेशन रिसीव किया। तो अभी के लिए ये सिंपल इवेंट है, क्योंकि वो वापस भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए ट्रांजैक्शन बनेगा। वो ट्रांजैक्शन जब बन जाएगा तब हम उसको ट्रांजैक्शन मानेंगे, अदरवाइज वो हमारे लिए क्या रहेगा, इवेंट रहेगा। रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹70,000 फ्रॉम द कस्टमर। आपने रिसीव किया है चेक जिसकी वजह से आपके पास ₹70,000 आ रहे हैं, तो आपके लिए क्या हो जाएगी, ट्रांजैक्शन। पेड वेजेस टू द वर्कर्स। आपने वर्कर्स को वेजेस दिया है, वेजेस सभी को पता है ना। वेजेस आप लोगों ने सुना होगा, जो हमारे यहाँ वर्क करते हैं, लेबर जो होती है उनको दिन की दहाड़ी दी जाती है। डेली बेसिस पे जो पेमेंट की जाती है वो वेजेस होती है, मंथली बेसिस पे जो पेमेंट की जाती है वो सैलरी होती है।
तो जो आप डेली बेसिस पे पे करते हो वो वेजेस होती हैं। तो आपने अगर वेजेस पे करी हैं आपके यहाँ जो काम करता है उनको, तो आपके लिए खर्चा है, तो ट्रांजैक्शन है ये। देन कस्टमर रिटर्न गुड्स ऑफ ₹5,000 ड्यू टू सम डिफेक्ट्स। कस्टमर ने क्या किया है, आपने कस्टमर को सामान दिया था लेकिन उस कस्टमर को वो उसमें कोई डिफेक्ट लगा या एनी रीजन से वो आपको वापस करके चला गया, तो आप इसको रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड करने का क्या वजह है, देखो जब आपने उसको सेल करी तो आपने अपने पास सेल लिख ली कि मैंने 5,000 रुपए का सामान बेच दिया, लेकिन जब आपने किसी ने आपको वापस आके 5,000 रुपए का सामान दे दिया, 5,000 रुपए लिए या जो भी लिए, तो अब तो आपके पास वापस से सामान आ गया। आपने तो अगर आपको किसी को दिखाओगे या देखोगे तो आपको तो ये दिखेगा कि मैंने 5,000 की सेल कर रखी है, लेकिन वो बाद में वापस हो गई है। इस चीज को भी तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, वरना आप तो आगे तक यही मानोगे कि मैंने 5,000 की सेल कर रखी है, जबकि कस्टमर उसको वापस करके चला गया है। तो इसीलिए इसको ट्रांजैक्शन कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमें इसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। देन गुड्स ऑफ ₹20,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। मैक्सिमम ने ये इवेंट बनाया है, तो इवेंट मैं बता देती हूँ क्यों नहीं होता। अगर ये मान लीजिए बिजनेस का कोई सामान था, जैसे आप लोगों के मोबाइल, सपोज सिंपल वही मोबाइल का एग्जांपल ले लेते हैं, मोबाइल का ही शोरूम था। मेरे मोबाइल के शोरूम में अगर सपोज आग लग गई और 20,000 के मोबाइल जो थे वो खराब हो गए, 20,000 50,000 के खराब हो गए सपोज, तो अब आप मुझे ये बताओ क्या ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, या मतलब मुझे इसे रिकॉर्ड करने की जरूरत है या नहीं है? मैम रिकॉर्ड करने की जरूरत है। मैम है जरूरत है। जरूरत। मेरा सिंपल पर्पस ये है आपको समझाने का कि अगर आप इसको नहीं दिखाओगे 20,000 रुपए की आपकी आग लगने की वजह से 20,000 का सामान जल गया, तो आप अगर सपोज मैं मैनेजर हूँ और मैं ओनर को बुक्स दिखाऊंगी जो मैंने बनाया, तो मैं उस ओनर को ये कहाँ से दिखाऊंगी कि 20,000 रुपए, ये जो 20,000 का मेरा सामान था ये कहाँ गया? ओनर तो पूछेगा ना कि ये 20,000 का ना तो तुमने सेल करी है ना तुमने किसी को दिए हैं, तो ये 20,000 का कहाँ से वो हो रहा है, मतलब ये घपला क्यों हो रहा है, कहाँ है 20,000 रुपए? वो तो मैनेजर को पूछेगा ना। तो इसी वजह से अगर आपका कोई भी नुकसान हो जाता है जिसकी वजह से बिजनेस की कोई चीज या बिजनेस का कोई सामान उस पर इफेक्ट पड़ता है, तो आपको उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से आपके बिजनेस की कोई ना कोई चीज की वैल्यू खत्म हो गई है। 20,000 का सामान जो बिक के आता 20,000 रुपए, अब वो 20,000 रुपए आपके नुकसान में चले गए, क्योंकि ना ही वो 20,000 रुपए बिके हैं और ना ही वो 20,000 का सामान आपके पास है, अब वो खत्म हो चुका है। तो इसलिए आपको इसे रिकॉर्ड करने की जरूरत है। क्लियर है? क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ₹2,000। तो आप लोग कुछ लोग इसमें कंफ्यूज थे, तो कंफ्यूजन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खुद देखो, जब आपके बैंक में पैसे रहते हैं तो ईयरली बेसिस पे इंटरेस्ट मिलता है। तो इंटरेस्ट जब आपके पास आता है तो आपके लिए क्या होती है, आपने तो किसी को नहीं दिए थे, आपको जो आपने पैसा रखा था उस पर इनकम हुई है, और इनकम होंगे, खर्चे होंगे, फायदे होंगे, नुकसान होंगे। तो ये सारी चीजें अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी तो बिजनेस को रिकॉर्ड करना ही करना है वो, क्योंकि बैंक में पैसा आया है तो हम ये मानते हैं कि ये सारी बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। तो बिजनेस के बैंक में 2,000 रुपए आए हैं, तो ये 2,000 रुपए हमें पता होने चाहिए कि हमारे पास 2,000 रुपए का इंटरेस्ट आया है। क्यों? अगर आप कोई भी चीज रिकॉर्ड नहीं करोगे जो कि रिकॉर्ड होने वाली है, तो उसके लिए क्वेश्चन उठेगा। सिंपल इसी के लिए सोच लो, अगर 2,000 रुपए आए और आपने आगे जाके ऑडिट वगैरह कराई, ऑडिट मतलब जो आप फाइनेंशियल की रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हो, तो आप क्या करते हो, ऑडिट वगैरह कराते हो। ऑडिट में ये होता है कि ऑडिटर्स ये चेक करते हैं कि आपने जो बुक्स बनाई है वो गलत तो नहीं बनाई, कुछ चीज छिपा तो नहीं रखी, वो सारी चीजें चेक करते हैं। तो जब चेक करने बैठेंगे तो वो ये पूछेंगे, ये बताओ ये 2,000 रुपए तुम्हें मिले लेकिन तुमने दिखाए तो नहीं, ये क्यों नहीं दिखाया तुमने? क्योंकि इनकम तो तुम्हें दिखानी ही पड़ेगी इनकम टैक्स के लिए। तो अगर 2,000 रुपए तुम्हें मिले तो तुमने क्यों नहीं दिखाए? तो इसीलिए चाहे आपकी वो बिजनेस की वजह से हो ना हो, लेकिन बिजनेस की एसेट बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि बिजनेस का बैंक है और बिजनेस के बैंक में 2,000 रुपए एक्स्ट्रा आ गए,
तो किस वजह से आए, इसलिए आपको डालना पड़ेगा। आपके घर का बैंक या ओनर का पर्सनल बैंक, उसमें 2000 रुपए आते जिसका बिजनेस से कोई लेन देन नहीं है, तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं करते, वो एक इवेंट होता। लेकिन अगर हमारे बिजनेस के बैंक में पैसा आएगा, इंटरेस्ट आएगा या कुछ भी आएगा, तो हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो किस सोर्स से आ रहा है और हमें उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्लियर है सभी को? यस मैम। तो कल मैंने आप ma'am. लोगों को ये, हाँ कोई कुछ कह रहा है? कल मैंने आप लोगों को ये करा दिया था स्टेक होल्डर्स। शुभम क्या? नो एक मैम। नहीं। नो मैम। अच्छा, तो कल हम लोगों ने क्या किया था, हम ये पढ़ रहे थे आई थिंक बिजनेस की टर्म्स, राइट? यस मैम। यस मैम, लाइबिलिटी तक हो गया था मैम डेटर्स तक हो गया था। ठीक है, इसको कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग उस पे चलेंगे कि क्यों अकाउंटिंग बनानी है हमें। डेटर्स हम लोगों ने समझ लिए थे, डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों ही लिंक्ड होते हैं, बस जिनसे आप उधारी पे देते हो और जिनसे उधारी से लेते हो वो वाली चीज है। जब आप किसी को उधारी पे सामान दोगे तो वो इंसान आपके लिए बन जाएगा डेटर, और जब आप किसी से उधारी लोगे तो वो इंसान आपके लिए बन जाएगा क्रेडिटर। ठीक है, अब देखो रेवेन्यू, एक्सपेंस और आपकी इनकम, ये तीन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये भी समझ लेते हैं। आप सभी से मैं पूछूंगी एक एक करके, आप लोग मुझे बताना। सिंपल, मैंने सेल किए मोबाइल्स 1 लाख के, और मैंने परचेज उन्हें किया था, मैंने उन्हें परचेज किया था 80,000। ठीक है, तो अब मुझे आप ये बताओ कि इसमें से मेरे लिए मैं पूछूंगी, पहले सभी क्वेश्चन सुन लो, कि इसमें से ये क्या है मेरे लिए, ये क्या है मेरे लिए और ये क्या है मेरे लिए। इन तीनों चीजों में से, इन तीनों चीजों में से 1 लाख रुपए मेरे लिए क्या है, 80,000 रुपए मेरे लिए क्या है। आप लोग बताओगे, एक एक करके मैं पूछूंगी। पहले उज्जवल आप बताओ, यस मैम। आप बताइए कि इसमें से ये क्या क्या हाँ? मैम सेल्स ऑफ मोबाइल जो है मैम वो एक्सपेंसेस में आएगा। सेल्स, और ये 80,000 80,000 मैम इनकम में आएगा। अच्छा ठीक है। और अंकित आप बताओ। अंकित अनम्यूट करो। अंकित आप सुन रहे हो या फिर मैं आपको रिमूव कर दूं? हेलो हाँ बोलिए। मैम, सेल्स ऑफ मोबाइल मैम एक्सपेंस। ये क्या होगा, एक्सपेंस? और ये इनकम होगा। मुझे सिंपल ये बताओ, 1 लाख रुपए क्या है एक्सपेंस है। और 80,000 इनकम है। ठीक है, हाँ। निशी, निशी यस मैम। आप बताओ 1 लाख रुपए क्या है मैम एक्सपेंस है। और परचेज? इनकम। अमृता, यस मैम। 1 लाख रुपए क्या है? मैम ये एक्सपेंस होगा और 80,000 इनकम होगा। तनुजा आप बताओ। मैम 1 लाख रुपए एक्सपेंस और परचेज रेवेन्यू। अच्छा, शुभम आप बताओ। मैम एक्सपेंस और इनकम। तो 1 लाख रुपए एक्सपेंस। यस मैम। अच्छा, सुचिता
मैम 1 लाख रुपए रेवेन्यू और 80,000 एक्सपेंस। एग्जैक्टली तो मैं आप लोगों से रेवेन्यू तो नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी, बट एटलीस्ट 1 लाख रुपए को आप इनकम तो बोल सकते थे। आप सभी ने आंख बंद करके 1 लाख रुपए को एक्सपेंस बता दिया। मुझे इतना बताओ, जब आप कोई चीज बेचते हो तो वो आपका खर्चा होता है। अगर आप किसी दुकान से कोई सामान खरीद रहे हो तो वो जो सामान जो बेच रहा है वो उसका खर्चा हो रहा है, या उसको उससे आप पैसे लेके आते हो या उसको पैसे दे के आते हो? मैम किसका पैसे लेते हैं। पैसे लेते हो? तो एक बात तो बताओ, जब आप किसी से सामान खरीदते हो तो आपकी जेब से पैसा जाता है, तो जो आपको सामान दे रहा है, जो सेल कर रहा है, उसे तो पैसे मिल रहे हैं, तो उसका खर्चा कैसे हुआ? खर्चा तो आप लोगों का हुआ ना, जो खरीद रहा है सामान। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप लोगों ने बस एक आंसर पे सभी ने वही करना स्टार्ट कर दिया। सिंपल है, अगर मेरा मोबाइल का बिजनेस है तो जब तक मैं मोबाइल बेचूंगी नहीं तो मुझे तो इनकम होने की ही नहीं है। यहाँ मैंने आपको लिखते वक्त बोला था कि मेरा मोबाइल का शोरूम कंसिडर करके मैंने मोबाइल इतने के बेचे और मैंने उन्हें खरीदा इतने का था। तो आप खुद सोचो, मैंने 80,000 का खरीदा था, 1 लाख रुपए में बेचा है उसको, फायदे में बेचा है मैंने उसको। तो जो बेची हुई चीज होती है, अब मैं बता देती हूँ सिंपल, आप तो ये समझ गए होंगे कि खर्चा और इनकम क्या होती है। अब सिंपल है एक चीज कि मैंने 1 लाख में खरीदा, 80,000 में बेचा, तो जो ये 20,000 रुपए मेरे पास आए ये क्या है? तो सिंपल टर्म्स में आप ये समझोगे, 1 लाख रुपए होते हैं रेवेन्यू, मतलब 1 लाख रुपए इन द सेंस जो आप एक्चुअल जितना आपको पैसा मिलता है सेल के वक्त, वो आपका रेवेन्यू होता है। उस सामान को खरीदने में आपका जितना पैसा लग गया वो उसकी कॉस्ट या उसका एक्सपेंस माना जाता है, क्योंकि आपने अपनी जेब से दिया। और ये जो 20,000 रुपए आपने और एक्स्ट्रा कमाए हैं, ये आपकी एक्चुअल में इनकम है। एक्चुअल में इनकम क्यों है? क्योंकि इस 1 लाख में 80,000 तो आप पहले से ही अपनी जेब से दे चुके हो। आपने कमाए कितने हैं? एक्चुअली में 20,000 रुपए कमाए हैं, ना कि पूरा का पूरा 1 लाख। और 80,000 आप लोग बता रहे हो कि आपने कमाए हैं और 1 लाख के मोबाइल खरीदे हैं। कभी ऐसा सुना है कि आपने कम का खरीदा है, वो ज्यादा का खरीदा और कम में बेच दिया? कोई नहीं बेचेगा आपको कम में, कम से कम जितने का उसको पड़ा है उतने का ही बेचेगा, वरना नहीं बेचेगा। नुकसान का सौदा तो कोई भी नहीं करेगा ना। लेकिन आप लोग बिल्कुल नहीं सोचते हो, बस आंख बंद करके हाँ कर दिया सभी ने। थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, पैसों से लेन देन की बात हो रही है, सब यूज करते हो। कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक भी इंसान कह दे मैम ये तो हमारी काम की चीज नहीं है या हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन रोज यूज तो करते हो ये चीजें। आप भी अगर कहीं पे जाते हो या आप कोई सामान खरीदते हो तो खर्चा नहीं करते हो? घर में आके बोलते हो ना इस चीज का खर्चा हो गया, मैंने बुक खरीदी या कुछ भी खरीदा। तो वो जो पेमेंट कर रहे हो वो सामने वाले के लिए उसकी इनकम है, जिसमें उसका प्रॉफिट है और उसका एक्सपेंस भी पूरा हो रहा है। ये सभी को क्लियर है तीनों पॉइंट्स? यस मैम। ठीक है, आगे देखो। अब जब बात हो रही है इनकम और एक्सपेंसेस, तो देखो इनकम और एक्सपेंसेस आपके दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्या है मतलब? सपोज मैंने आपको स्टार्टिंग से ही समझाते आई हूँ कि जो चीज बिजनेस पे इफेक्ट करेगी वो क्या है आपके लिए डायरेक्ट बिजनेस की आपकी सोर्स है, और जो नहीं कर रही है वो आपकी इनडायरेक्ट की सोर्स है। तो इसी तरीके से आपके एक्सपेंसेस और इनकम भी दो टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब यही है, वो इनकम या वो एक्सपेंसेस जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड है। बिजनेस से मतलब अगर आपका मोबाइल का शोरूम है तो मोबाइल का जो बिजनेस कर रहे हो उसके लिए, मतलब मोबाइल आपके पास आना, मोबाइल को आपको बेचना, उस चीज में जो खर्चा हो रहा है वो आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है। या उस चीज में आपको किसी भी तरीके का डिस्काउंट वगैरह मिल रहा है,
खरीदने में आपको फायदा मिल रहा है तो वो इनकम है। लेकिन आप ये सोचो, सपोज मेरा शोरूम है, लेकिन शोरूम में मेरे को उसका लाइट का भी खर्चा पे करना है, सपोज मुझे इलेक्ट्रिसिटी भी पे करनी है, तो इलेक्ट्रिसिटी मेरे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है? एक्सपेंस है, ये तो सभी को पता ही है ना, खर्चा तो करूंगी मैं। तो मुझे बस इतना बताओ कि किसको लगता है कि जो मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करूंगी वो मेरे लिए डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? अनिकेत आप बताओ। अनिकेत, यस मैम। आप बताओ क्या होगा जो मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करूंगी, कि वो आपका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? मैम अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पे करोगे तो मैम वो आप डायरेक्ट पे करोगे ना आपसे। अच्छा, काव्या? मैम डायरेक्ट ही होगा। हर्ष? यस मैम। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? मैम ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो ये इनडायरेक्ट होगा। एग्जैक्टली, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। बिजनेस इसकी वजह से नहीं, मतलब देखो लॉजिकली बिजनेस से रिलेट करता है, लेकिन डायरेक्ट जो है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग का मतलब जिसकी वजह से आपका बिजनेस है, अगर उसके कामों में आपको कोई भी इनकम या कोई एक्सपेंस होता है तो वो डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट वो खर्चे जिनके होने ना होने से आपकी बिजनेस की जो मेन एक्टिविटीज है वो नहीं रुकेंगी। अगर सपोज मेरा जो लाइट का बिल है या लाइट है, अगर मैं बिल नहीं पे करती हूँ तो क्या उसकी वजह से मेरा बिजनेस चलना रुक जाएगा? क्या अगर मैं वो नहीं पे करूंगी बिल तो क्या मुझे मोबाइल मिलेंगे नहीं, कोई मुझे मोबाइल बेचेगा नहीं, या मैं आगे किसी को मोबाइल नहीं बेच पाऊंगी? क्या पॉसिबल है ऐसा कुछ? नो मैम। मतलब मेरा काम नहीं अटक रहा है, ठीक है, लेकिन वो खर्चा भी अपनी जगह जरूरी है क्योंकि शोरूम को भी हमें मेंटेन करके रखना है, ठीक है। इन केस अगर सपोज इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कट शॉर्ट भी हो जाता है, तो कस्टमर जितनी देर के लिए आएगा तब भी मैं उसको सेल कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि वो उस वजह से बिल्कुल ही आपका बिजनेस रुक जाएगा, चलेगा ही नहीं। तो वो खर्चे या वो इनकम जो आपको बिजनेस की वजह से होगी, बिजनेस की मेन एक्टिविटीज की वजह से होगी, वो डायरेक्ट होगी। और वो इनकम और वो खर्चे जो कि आपको बिजनेस की अदर एक्टिविटीज, बिजनेस की ही है लेकिन ऑपरेटिंग नहीं है। ऑपरेटिंग मतलब जिस चीज में आपका बिजनेस है उस चीज की ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, अदर एक्टिविटीज का पार्ट है, तो वो आपके लिए इनडायरेक्ट होंगी। क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। क्लियर है? अमृता, अंकित, अनुपम, काव्या, नीला? यस यस मैम। ठीक है, तो यही सारी चीजें यहाँ पे एग्जांपल्स भी आपको दिया हुआ है। कैरेज वगैरह क्या होता है? तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, द अमाउंट वैल्यू विच इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ गुड्स इज नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंस। मतलब वो खर्चे जिसकी वजह से आपकी जो गुड्स है, अगर उनकी प्राइस बढ़ जाती है या उसको अपने पास तक लाने के लिए आपको कोई एडिशनल खर्चा करना पड़ रहा है, तो वो आपके लिए क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे सपोज मान लो मोबाइल्स ही हैं, मोबाइल्स में अगर बहुत सारे मंगा रही हूँ, कार्टून्स में बहुत सारे मंगा रही हूँ, तो अगर मैंने किसी सपोज रिक्शा में मंगाया या टेम्पो में मंगाया, तो मैंने जो पेमेंट करी, अगर मैंने किसी ठेले पे मंगाया तो मैंने वेजेस पे करी, अगर मैंने किसी टेम्पो से मंगाया तो मैंने उसको उसका किराया दिया। तो मेरे को अगर वो सामान 1 लाख का पड़ रहा था लेकिन मैंने उसके ऊपर 1000 रुपए और दिए उसको मेरे तक आने के लिए, तो वो मेरे लिए क्या हो गया? मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि अब मेरे गुड्स या मेरे मोबाइल्स की वैल्यू क्या बन गई? 1,01,000। समझ गए बात को? यस मैम। यस मैम। इनडायरेक्ट कोई भी ऑफिस के एक्सपेंस से आपके बिजनेस की एक्टिविटीज नहीं रुकेंगी, तो कोई भी अदर ऑफिस के एक्सपेंस जो भी होंगे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। देन इनकम रेफर्स टू नेट प्रॉफिट which remains after expenses and taxes are subtracted from revenue। तो देखो, जब भी आपकी इनकम कैसे कैलकुलेट होती है? जितना आपने एक्चुअली में कमाया,
रेवेन्यू मतलब उसके अंदर आपका कॉस्ट भी है, कॉस्ट मतलब जितना लगा आपको उस सामान को खरीदने में, फिर उसमें से आप माइनस करो। जो आपको 1 लाख रुपए मिले, 1 लाख में से 80,000 माइनस करोगे, तब आपको पता चलेगा मेरी एक्चुअल इनकम 20,000 की हुई है। लेकिन इनकम अभी भी नहीं मानी जाती, क्यों? क्योंकि उसके बाद भी आपको टैक्स देना पड़ता है। मान लीजिए 20,000 पे आपका टैक्स लग रहा है, तो मान लो अगर 5% का टैक्स लग रहा है 20,000 पे, तो 1,000 रुपए मान लेते हैं सपोज, तो 1,000 रुपए भी तो मुझे अभी देने हैं। तो मेरी एक्चुअल इनकम कितनी हुई? 19,000। समझ गए बात को? यस मैम। यस मैम। मतलब आपकी जो भी इनकम होगी उसमें से आप पहले कॉस्ट वगैरह हटाओगे और फिर टैक्स वगैरह हटाओगे, तब आपको पता चलेगी आपकी एक्चुअल में आपके हाथ में कितना पैसा आया है। और इनकम इज समटाइम्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ द वर्ड रेवेन्यू। तो इनकम और रेवेन्यू जनरली संग संग साइमल्टेनियसली यूज कर लिए जाते हैं। हम कभी कभी इनकम को रेवेन्यू या रेवेन्यू को भी इनकम बोल देते हैं, लेकिन आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि रेवेन्यू का मतलब क्या है और इनकम का मतलब क्या है। क्यों? क्योंकि हम लोग नॉर्मल ह्यूमंस तो ये यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आप टैली पढ़ोगे तो टैली को ये नहीं पता है कि इनकम और रेवेन्यू संग संग यूज होते हैं। वो रेवेन्यू अलग दिखाएगा और इनकम अलग दिखाएगा। तो जब तक आपको इनके मतलब नहीं पता होंगे, आप उसमें आंसर नहीं ढूंढ पाओगे अपना। इसी तरीके से इनकम भी आपकी दो पार्ट्स में क्लासिफाई होती है। एक तो डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम इज वन विच इज अर्न डायरेक्टली बाय द बिजनेस एक्टिविटीज, एंड इनडायरेक्ट इनकम इज वन विच इज अर्न बाय द वे ऑफ नॉन बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है? जैसे कि क्या होता है इनडायरेक्ट इनकम, आप किस तरीके से मान सकते हो? जैसे कि आपके बैंक में इंटरेस्ट आ गया, आपके बैंक में इंटरेस्ट आया, अभी हमने एक लास्ट ट्रांजैक्शन पढ़ी थी, तो वो मेरे बिजनेस की वजह से नहीं आई है, लेकिन बिजनेस में ही आई है। तो वो क्या हो गई? आपकी इनडायरेक्ट इनकम। आपने कुछ नहीं करा उसके लिए, ना ही आपकी बिजनेस की एक्टिविटी की वजह से वो आया, वो आपको अदर इनकम हो गई। तो इस तरीके की इनकम आपकी इनडायरेक्ट इनकम होती है। डायरेक्ट इनकम वो होती है जो कि आपको बिजनेस की वजह से होंगी। ठीक है? क्लियर है? यस मैम। यस मैम। तो आज आप लोग पहले यहाँ तक कंप्लीट करना, और मैं आप लोगों को जो होमवर्क दे रही हूँ वो भी देख लो। सभी को मैंने एसेट्स और लायबिलिटीज समझा दी है ना? यस मैम। Yes, ma'am. तो आप लोग आज क्या करोगे? सभी लोग पेज नंबर 6 ओपन करोगे, तो यहाँ पर आपके पास है, ये कुछ आपके पास ऑप्शंस है, मतलब प्लांट क्या होता है, मशीनरी क्या होती है, कैपिटल, ये सारी चीजें आप थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हो, सभी मैं समझा चुकी हूँ। तो आपको क्या करना है? एसेट्स और लायबिलिटी, इन दोनों के अंदर बताना है कि ये चीज एसेट है या ये चीज लायबिलिटी है। ठीक है? प्लांट एक बार मैं बता देती हूँ। प्लांट आप वो मत समझ लेना जो घर में आप पौधे लगाते हो। प्लांट मतलब बड़ा बड़ा सेटअप जो हम करते हैं, आप बड़ी बड़ी कंपनियों में देखते हो या फिर न्यूज़पेपर देखते हो, तो न्यूज़पेपर जहाँ प्रिंट होते हैं तो उनका एक पूरा प्लांट लगता है कि वहां पे पूरी प्रोसेसिंग होती है बनने की। तो प्लांट का मतलब यहाँ पे मशीनरीज वगैरह से है जो बड़ी बड़ी इंस्टॉल की जाती है। ठीक है? तो आप लोग का काम ये है कि आज आप क्वेश्चन नंबर 2 करके ग्रुप में सभी लोग शेयर करोगे इसके आंसर्स। ठीक है? और सभी के चाहिए मुझे जैसे आज थे। मैम हाँ हर्ष बोलिए। मैम ये बैंक ओवरड्राफ्ट का मीनिंग नहीं पता मैम। बैंक ओवरड्राफ्ट मैं आपको अभी सिंपल, अभी क्योंकि टाइम ओवर होने वाला है, मैं अभी सिंपल बस इतना समझा देती हूँ कि बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लायबिलिटी होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट आपके करंट अकाउंट्स पे दिए जाते हैं। करंट अकाउंट्स मतलब आप लोग जब एटीएम से विड्रॉ करते होगे तो आपने नोटिस किया हो कभी तो कि वो आपसे पूछता है कि आपका अकाउंट कैसा है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है या कोई डिपॉजिट है। तो करंट अकाउंट जो होते हैं वो जनरली बिजनेसमैन ही जो है वो खुलवाते हैं, जिनकी डेली बेसिस पे बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो करंट अकाउंट के पास ये फैसिलिटी होती है कि अगर उनके बैंक में उतना बैलेंस नहीं है और अगर वो उससे ज्यादा विड्रॉ कर रहे हैं तो बैंक उनको विड्रॉ करके दे देता है वो अमाउंट। मतलब ऑन स्पॉट अगर सपोज मेरे बैंक में मान लीजिए 10,000 रुपए हैं और मुझे निकालने 15 है, तो बैंक आपको ऑन स्पॉट वो चीज प्रोवाइड कर देगा, वो आपको 15,000 रुपए विड्रॉ करके दे देगा। लेकिन क्या करेगा कि वो
जैसे ही आपके बैंक में पैसे आएंगे वो सबसे पहले अपने 5,000 रुपए डिडक्ट कर लेगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट की पूरी डिटेल का समझाऊंगी, बट अभी के लिए इतना समझ लो कि वो आपके लिए क्या होता है, एक तरीके का लोन, एक तरीके की लाइबिलिटी जो शॉर्ट टर्म मैम क्रेडिट कार्ड में भी यही सीन होता है। हाँ, बिना डॉक्यूमेंटेशन के आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, यस मैम। ठीक है, फिर आप लोग आज यहाँ तक करना, फिर रिमेनिंग हम कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जी ओके मैम। मैम।